India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम केयर्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और तस्वीर हटाने की मांग। याचिकाकर्ता ने कहा, भारत के राज्य प्रतीक का हो रहा है गलत इस्तेमाल। अनिल देशमुख मामले में मुख्य सचिव डीजीपी को सीबीआई समन का महाराष्ट्र सरकार ने किया विरोध। बॉम्बे हाईकोर्ट में की याचिका दाखिल, एसआईटी जांच की मांग। दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोच ने पुलिस को लगाई फटकार। कहा, पुलिस और वकील के बीच समन्वय नहीं, स्पेशल कमिश्नर को आदेश की कॉपी देने का निर्देश। सर्पदंश से हत्या मामले में केरल की अदालत ने पति को सुनाई उम्र कैद की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा। पत्नी पर कोबरा फेंक कर मारने का है दोषी। India Legal presents Courts Roundup. चलिए कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की, जहां पर एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में पीएम केयर फंड्स ट्रस्ट डीड और आधिकारिक वेबसाइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और छवि हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ठाणे के जिला अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका में भारत के राज्य प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 और नियम भारत का राज्य प्रतीक उपयोग का निषेध अधिनियम 2005 का नियम का उल्लंघन हो रहा है। जस्टिस ए सैयद और जस्टिस एसजी ठीगे की खंडपीठ ने मामले को 25 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया, जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि वो केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे। याचिकाकर्ता विक्रांत चौहान का दावा है कि अगर प्रार्थना की गई राहतें नहीं दी गई तो कहा गया है कि नाम और प्रतीक अपनी पवित्रता और महत्व खो देंगे। याचिका में की गई मांगे इस प्रकार हैं। याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निर्देश मांग रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा 27 मार्च 2020 के पंजीकृत ट्रस्ट डीड से प्रधानमंत्री और प्रतीक भारत के राज्य प्रतीक का नाम हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है और इसके साथ ही pmcares.government.in वेबसाइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चित्र और प्रतीक भारत का राज्य प्रतीक को प्रतिवादी संख्या 1 की साइट से हटाने की मांग रखी गई। याचिका में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष के रूप में बिना किसी बजटीय समर्थन के एक चैरिटेबल ट्रस्ट होने का दावा करता है। याचिका के अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं को पूरी तरह से बाहर रखा गया है और उन्हें नाम और प्रतीक का उपयोग करने की मनाही है। गैर सरकारी संस्थाओं को अनुमति देना अधिनियम 1950 और अधिनियम 2005 के उद्देश्य को विफल कर देगा। अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई द्वारा मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में जारी समन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन के साथ चल रही सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले को बुधवार को जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एसवी कोतवाल की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया था। जब जस्टिस कोतवाल ने राज्य के वकील से पूछा
कि ये मामला क्यों जरूरी है, तो विशेष वकील रणबीर सिंह ने कहा कि राज्य के शीर्ष अधिकारियों को परेशान किया जा रहा। हालांकि बेंच इससे सहमत नहीं हुई और मामले को 20 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को मामले की जांच करने की अनुमति दिए जाने के बाद देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में जांच की जा रही है। आरोप सामने आने के बाद उन्होंने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके खिलाफ प्राथमिकी मुंबई पुलिस के तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंह के एक पत्र के आधार पर दर्ज की गई थी। मुंबई पुलिस द्वारा सीबीआई निदेशक सुबोध जायसवाल को अवैध फोन टैपिंग और डेटा लीक मामले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पेश होने के लिए समन जारी करने के तुरंत बाद सीबीआई ने राज्य के अधिकारियों को समन जारी किया था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी और उनके वकील उनके बीच कोई समन्वय ही नहीं है। कोर्ट ने स्पेशल कमिश्नर को आदेश की कॉपी देने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी और उनके वकीलों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, जिससे मामले की सुनवाई में समस्या न हो। सुनवाई के दौरान मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि एक तरफ मामले को ट्रांसफर करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी मामले की सुनवाई टालने की बात करते हैं। मामले को चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। आपका स्टैंड लगातार बदल रहा है। आप चाहते क्या है? दरअसल कड़कड़डूमा कोर्ट नॉर्थ ईस्ट में हुई हिंसा के लिए एक सुनवाई होनी थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में अर्जी दी गई है। मामले को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने ट्रांसफर कर दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। वहीं दिल्ली पुलिस के 3 अधिकारियों ने वकील के होने की वजह से मामले को टालने की गुहार लगाते हुए अर्जी लगाई। एक मामले में 2 अर्जियों को देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सवाल किया कि क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारी और उनके वकीलों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के पदाधिकारी और कार्यकारी समिति के चुनाव के उद्देश्य से रजिस्टर्ड सभी नर्सों को मतदान के अधिकार की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। अधिवक्ता रॉबिन राजू और जोएल जोसेफ के माध्यम से एनजीओ इंडियन प्रोफेशनल नर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में दिल्ली नर्सिंग काउंसिल को अपनी वेबसाइट पर वार्षिक ऑडिट किए गए खातों को प्रकाशित करने के लिए एक और निर्देश देने की मांग की गई। दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1997 द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। परिषद की देखरेख स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड लगभग 90,000 नर्सों को उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए गठित निकाय के प्रतिनिधियों को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। इस पृष्ठभूमि में याचिका दलील प्रस्तुत करती है कि परिषद द्वारा अपनाई गई प्रथा इस तथ्य की अनदेखी करती है कि भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 जो भारतीय नर्सिंग परिषद का गठन करता है, उसी की धारा के 3 के आधार पर प्रावधान करता है कि भारतीय नर्सिंग परिषद उन सदस्यों से बनी होगी जिन्हें संबंधित निकायों द्वारा चुना जाना चाहिए। ये कहते हुए कि नर्सों को मतदान के अधिकार से वंचित करना इस तथ्य की अनदेखी है कि डॉक्टरों, अधिवक्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत अन्य पेशेवरों के पास उनकी संबंधित परिषदों की चुनाव प्रक्रिया में मतदान का अधिकार है। याचिका में कहा गया, पेशेवरों में शुमार नर्सों को अधिकार से वंचित करना अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19A का उल्लंघन करना है। सर्पदंश से हत्या मामले में केरल की एक अदालत ने पति सूरज को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया है। सूरज को अपनी 25 वर्षीय दिव्यांग पत्नी की अनूठे तरीके से हत्या की। पति को सोते हुए पत्नी पर भूखा कोबरा फेंककर हत्या करने का दोषी पाया गया है। केरल की एक अदालत ने बुधवार को सूरज को उम्र कैद की सजा सुनाई और अपनी 25 वर्षीय विकलांग पत्नी उथरा की हत्या के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायमूर्ति मनोज एम की अध्यक्षता में अतिरिक्त सत्र न्यायालय कोलम ने इस अनूठे मामले में सजा सुनाई। इससे पहले अदालत ने सूरज एस कुमार को अपनी पत्नी को मारने के इरादे से जहरीले सांप से कटवाकर हत्या करने का दोषी ठहराया था। मई 2020 में जो घटना हुई वह सूरज की अपनी पत्नी को सांप से मारने की दूसरी कोशिश थी। उनका पहला प्रयास असफल साबित हुआ था, लेकिन उसी की रिपोर्ट ने सूरज के खिलाफ मामला मजबूत किया। अदालत ने सोमवार को सूरज को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास, 328 जहर से चोट पहुंचाना और 201
अपराध के सबूतों को गायब करना के तहत दोषी पाया था। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता जी मोहन राज के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड की मांग की थी। मार्च 2020 में तत्कालीन 27 वर्षीय सूरज ने पहली बार सोते हुए उथरा पर एक जहरीले भूखे सांप को रखकर अपनी पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन वह उस हमले से बच गई थी। हालांकि सूरज मई 2020 में अपने दूसरे प्रयास में सफल रहा, जब उसने एक घातक भारतीय कोबरा का इस्तेमाल किया। इस बार उथरा, जो अपने जीवन के पहले प्रयास से उबर रही थी, ने कोबरा के घातक तरीके से काटने के कारण दम तोड़ दिया, जबकि सूरज के परिवार ने शुरू में इस घटना को एक प्राकृतिक सर्पदंश के रूप में खारिज करने का प्रयास किया। उथरा के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। जांच में सुरेश नाम के एक सांप हैंडलर की गिरफ्तारी हुई, जो सरकारी गवाह बन गया और उसने सूरज को दोनों सांपों की आपूर्ति करने की बात स्वीकार की। पूछताछ के दौरान सूरज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि उसका मकसद आर्थिक फायदा उठाना था। आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया और स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी को मारने के इरादे से 2 सांपों को बिना खिलाए एक जार में रखा था। बाद में दोषी पति और उसके पिता, माता और बहन को भी उथरा के सोने के लगभग 38 सिक्कों को बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया गया, जो उनके आवास के पीछे एक रबड़ की संपत्ति में दफन पाया गया था। रिपोर्टों के अनुसार राज्य पुलिस ने विभिन्न विशेषज्ञों की सहायता से एक विस्तृत जांच की और यहां तक कि सांप के काटने को फिर से बनाने और प्राकृतिक सर्पदंश और प्रेरित सर्पदंश के बीच के अंतर को समझने के लिए एक डमी का इस्तेमाल किया। सूरज और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा के अन्य संबंधित मामले और वन विभाग द्वारा दर्ज एक मामला अभी भी लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं हिंदू विवाह अधिनियम पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या दी। आपसी सहमति के आधार पर तलाक की डिग्री के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत निर्धारित 6 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए माफ कर दिया था। अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर में शीर्ष अदालत के फैसले पर ध्यान देने के बाद न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पार्टियों के बीच लंबे समय से विवाद है और अब पार्टियों ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और अलग रहने का फैसला किया है और उनके बीच किसी भी समझौते की कोई संभावना नहीं है, इसलिए 6 महीने की कूलिंग अवधि जैसे कि HMA की धारा 13B के तहत प्रदान किया गया था, छूट दी गई है। एकल न्यायाधीश फैमिली कोर्ट ग्वालियर के एक आदेश को चुनौती दे रहे थे, जिसमें अमरदीप सिंह के आलोक में कूलिंग ऑफ अवधि की छूट के लिए पार्टियों के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि पार्टियों के बीच विवाह असफल होने के बाद उन्होंने संयुक्त रूप से तलाक की डिग्री प्राप्त करने का फैसला किया और इसलिए आपसी सहमति से तलाक की मांग की गई। आगे ये भी कहा गया कि क्योंकि उन्होंने अलग रहने का फैसला किया था, इसलिए 6 महीने से अधिक समय तक याचिका के लंबित रहने से उनके दोनों के भविष्य पर असर पड़ेगा। ये भी स्पष्ट किया गया कि पार्टियों के बीच समझौते की कोई संभावना नहीं है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। ये व्यक्ति कथित तौर पर उस भीड़ का हिस्सा था जिसने पशु चोरों की टीम का हिस्सा होने का संदेह में 18 वर्षीय लड़के सैमुल इस्लाम की बेरहमी से पीट कर हत्या कर डाली। न्यायमूर्ति SG चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने यह कहते हुए कि 18 साल के एक युवा लड़के को केवल इस संदेह पर भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटा गया कि वो मवेशी ले जा रहा था, भले ही उसके पास कोई मवेशी नहीं मिला। आरोपी गगन देव वर्मा की अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। प्रभारी अधिकारी के अनुसार 20 जून 2021 को उन्हें पता चला कि मृतक सैफुल इस्लाम ने अपने सहयोगियों के साथ मवेशियों को चुरा लिया था और जब वो चोरी किए गए मवेशियों को वाहन पर ले जा रहे थे तो वो स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ लिए गए। जब शिकायतकर्ता मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि मृतक के शरीर पर जख्मों के घाव के कई निशान बरामद किए गए। सड़क पर वह पड़ा हुआ था और इस कदर जख्मी था कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जब मृतक सैफुल इस्लाम भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे सोवरम चाउ पारा में पकड़ लिया गया और एक
उत्तेजित भीड़ ने उसे बेरहमी से पीट दिया। इससे उसके घाव और गहरे हो गए और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए। इसमें जमानत आवेदक उस भीड़ का हिस्सा पाया गया जिसने कथित तौर पर मृतक की हत्या की थी। फिर मामला दर्ज हुआ। वर्तमान जमानत याचिका दायर करते हुए जमानत आवेदक द्वारा एक तर्क दिया गया कि एफआईआर में उसका नाम आरोपी के रूप में नहीं था। दूसरी ओर पीपी राज्य के लिए तर्क दिया गया कि मृतक की एक भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से आरोपी याचिकाकर्ता के नाम भीड़ के सदस्यों में एक के रूप में सामने आया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तारी के 4 साल बाद कहा कि वो जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की शेष प्रतियां उपलब्ध कराएगी, लेकिन मामले में सुनवाई जारी रहनी चाहिए। वकील सुधा भारद्वाज और पत्रकार गौतम नवलखा ने क्लोन प्रतियां प्रदान नहीं किए जाने पर कार्रवाई पर रोक लगाने का आरोप तय करने की प्रक्रिया टालने की मांग की थी, जिसका जवाब देते हुए एनआईए ने दावा किया कि उन्हें अभी तक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से प्रतियां प्राप्त नहीं हुई। एनआईए ने कहा कि एक बार प्रतियां प्राप्त होने के बाद सीआरपीसी की धारा 207 के अनुपालन के अनुसार उन्हें आरोपी को दिया जाएगा। हालांकि बचाव पक्ष ने दलील दी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा की क्लोन प्रतियों को देने से इंकार करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है और अपीलकर्ता के बचाव को प्रभावित करता है। एनआईए ने हलफनामे में कहा कि सीआरपीसी की धारा 207 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की क्लोन प्रतियां आरोपियों को दी जाएंगी। हालांकि मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने की अंतरिम प्रार्थना पर कड़ी आपत्ति है। हलफनामे में कहा गया कि एनआईए ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की क्लोन प्रतियां उपलब्ध कराई हैं। हाल ही में एफएसएल से प्राप्त कुछ प्रतियां जल्द ही अदालत में जमा की जाएंगी और आरोपी को दी जाएंगी। एजेंसी ने कहा कि अपीलकर्ता और सह अभियुक्तों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में 5 लंबित क्लोन प्रतियां अभी तक एफएसएल से प्राप्त नहीं हुई हैं। अमेरिका की एक फोरेंसिक कंसल्टेंसी फर्म ने निष्कर्ष निकाला था कि सह आरोपी रोना विल्सन का लैपटॉप मेलवेयर से संक्रमित था, जिस पर एनआईए का दावा है कि छेड़छाड़ और हेरफेर के आरोप काल्पनिक हैं। विशेष अदालत ने आरोपियों की ट्रायल से पहले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की क्लीन प्रतियों की मांग को खारिज कर दिया गया था, जिसे उन्होंने चुनौती दी है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक प्रतिकूल आदेश जज के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का अनुमान लगाने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रांसफर याचिका को अनुमति देने के लिए इस आधार को स्वीकार किया जाता है तो न्याय के पहिए ठप हो जाएंगे। जस्टिस जे मुनीर की खंडपीठ ने टिप्पणी एक याचिका पर दी जिसमें एक हिंदू विवाह याचिका को एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट फिरोजाबाद से किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। पीठ ने याचिका खारिज कर दी। याचिका में ट्रांसफर के आधार के रूप में आवेदक नेहा भारद्वाज ने एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट फिरोजाबाद की कोर्ट में पीठासीन जज की निष्पक्षता और ईमानदारी के संबंध में मौजूद संदेह को पेश किया था। उन्होंने पीठासीन जज की निष्पक्षता के बारे में संदेह का अनुमान लगाने के लिए पारित आदेशों का उल्लेख किया था। उन्होंने याचिका में बताया था कि मामले में मुद्दों का फ्रेम किया गया है और मुद्दों को फ्रेम करने के बाद प्रतिवादी ने कुछ दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें मुद्दों को फ्रेम करने के बाद दायर नहीं किया जा सकता था क्योंकि आवेदक को आवेदन 34 की तामील नहीं दी गई थी। इसके बाद उन्होंने अदालत में एक आवेदन दायर किया जिसमें दस्तावेजों की एक प्रति तामील करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि पीठासीन जज ने 25 जनवरी 2018 को मांग को खारिज कर दिया। आवेदक इसके बाद हाईकोर्ट चली गई जहां प्रतिवादी को उन्हें सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के पीठासीन जज के पक्षपाती होने का अनुमान लगाने के लिए जो कुछ भी निष्कर्ष निकालने का आग्रह किया गया था वो अनुमान के दायरे में था और न्यायालय के प्रति अनादर के सामान्य रवैये का प्रकटीकरण था। कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि न्यायालय किसी मामले में तेजी से आगे बढ़ता है या अवैध रूप से एक प्रस्ताव को खारिज कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट एक विशेष वादी के खिलाफ पक्षपाती है। कोर्ट ने आवेदक के ट्रांसफर की अनुमति देने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिलने पर न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.